आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 4 ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। तो आइए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। साम्राज्य जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण किया, उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार तक सिमट गया। साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी, अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया, जिसे स्वयं के अंतर्विरोधों के अंतर्गत अकबर एवं शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा परिश्रम पूर्वक निर्मित किया गया। साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े हुए। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीड़ किया, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकारी की लड़ाइयों और कमज़ोर शासकों ने 1707 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। यद्यपि मोहम्मद शाह ने 29 वर्षों की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग्य का पुनरुद्धार असंभव था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में वज़ीर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करने हेतु दक्कन चला गया। बंगाल, अवध और पंजाब ने भी इसी राह का अनुसरण किया और साम्राज्य उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही दायित्व उत्तराधिकारी में प्राप्त करने के प्रयास करने शुरू कर दिए। साम्राज्य की अक्षुण्णता में मुगलों के समक्ष चुनौतियाँ। उपर्युक्त आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से 39 में भारत पर हमला कर दिया तथा लाहौर को जीत लिया और 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली को ध्वस्त कर दिया गया। जब आक्रमणकारी ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और शहर मलबे में तब्दील हो गया, राजकीय खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा नादिर शाह की लूट की चीज़ों में 2 बेहद कीमती चीज़ें थीं। वह लूटी गई राशि एवं चीज़ों से बेहद खुश हुआ कि उसने फारसियों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र भी हथिया लिया, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ से होने वाले आक्रमणों के प्रति एक बार फिर कमज़ोर बना दिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने लगातार मुगलों को परेशान किया। 1757 में जब अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा, उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया और मुगल बादशाह पर नज़र रखने के लिए एक अफ़गान केयर टेकर को पीछे छोड़ गया। उसने 1761 में मराठाओं पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण कुछ इतिहासकार विश्वास करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। यह सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता एवं युद्ध हुए, जिसने प्रतिकूल वित्तीय विपदा को जन्म दिया। केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली के पतन को प्रवृत्त किया। लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान कर लिया।
बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी। कलाकारों ने आजीविका प्राप्ति के लिए अन्य स्थानों को गबन कर दिया। इसी प्रकार की स्थिति आगरा एवं अवध की थी। सिख विद्रोह ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, जिन्होंने लाहौर एवं अन्य स्थानों के व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अपक्षय की स्थिति में आ चुके थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्धों को बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसमें तीव्रता 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही आई। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ इतनी भी सोचनीय या चिंताजनक नहीं थी कि प्रक्रिया को रोका ना जा सकता था। यद्यपि कई प्रांतीय मुखियाओं और शासकों द्वारा मुगल सत्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई, तथापि कोई भी मुगल शक्ति के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। सिख, मराठा और राजपूत इतनी क्षमता हासिल नहीं कर सके कि मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकें। उन्होंने मुगल शक्ति का मात्र इतना विरोध किया जिससे वे अपने संबद्ध क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल कर सकें। इस प्रकार यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम एवं योग्य शासक होते तो मुगल सत्ता का पतन नहीं होता। मध्यकालीन युग में साम्राज्य का भविष्य शासक की क्षमताओं पर निर्भर होता था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम, कमजोर एवं निर्लज्ज शासकों का समूह सिद्ध हुए, जिसने विघटन की प्रक्रिया को तीव्र किया और अंततः इसे धूल धूसरित करने में योगदान दिया। औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख अन्य समस्याएं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बाद में मुगलों द्वारा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी। मध्यकालीन युग के दौरान दो वर्गों, जमींदार और कुलीन वर्ग द्वारा शासक के साथ राज्य शक्ति में हिस्सेदारी की गई। जमींदार अपनी जमीन के वंशानुगत स्वामी थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन्हें राय, राजस, ठाकुर, खुत और देशमुख जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। राजस्व संग्रहण में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंधन करने के कारण जमींदारों को साम्राज्य में मुख्य स्थान प्राप्त था। यद्यपि मुगलों ने जमींदारी की शक्ति नियंत्रित करने का प्रयास किया और किसानों से सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था की, जिसमें वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। स्वयं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति एवं प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका बड़ा नतीजा यह हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की सहायता की। इसी प्रकार एक अन्य वर्ग कुलीन वर्ग था, जिसमें ऐसे लोग थे जिन्हें बड़ी जागीर और मनसब सौंपे जाते थे या जिन्हें मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त करके इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस वर्ग में कई राजपूत शासक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर भी परिभाषित किया जाता था, क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने में मुगल कुलीनों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बढ़ती पारस्परिक शत्रुता, ईर्ष्या एवं शक्ति प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा ने न केवल शासकों की प्रतिष्ठा को घटाया, अपितु मुगल शक्ति के पतन में भी एक अहम भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम। औरंगजेब के शासनकाल में जाट, सिख और मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने स्वयं के राज्य बनाने हेतु मुगल साम्राज्य से युद्ध शुरू कर दिया था। तब वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने अपने संबद्ध क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाक्रमों के भविष्य का मार्ग तैयार किया। राजनीतिक बढ़त के लिए मुगल शासक से उनके निरंतर संघर्ष ने मुगल सत्ता को महत्वपूर्ण रूप से कमज़ोर किया। औरंगजेब और उनके पश्चात बहादुर शाह ने राजपूतों के दमन के प्रयास द्वारा मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने के लिए उन्हें उकसाया।
औरंगजेब के पश्चातवर्ती मुगल शासकों ने राजपूतों के साथ समझौते की नीति करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। राजपूतों ने साम्राज्य के विकास एवं कल्याण के लिए मुगलों के साथ गठबंधन करने पर विश्वास नहीं किया। मराठा भी मुगलों के लिए दुर्जेय शत्रु सिद्ध हुए। शुरुआत में उनका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करने तक सीमित था, जिसमें आगे चलकर पूरे भारत में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने की अनुमति मुगल शासक से प्राप्त करना भी शामिल हो गया। 1740 तक मराठा उत्तर भारत से प्रवेश कर पाए और गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड प्रांतों पर अपना प्रभाव फैलाने में सफल हो गए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध राजपूतों के संघर्ष और मराठाओं की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षाओं ने मुगल शक्ति की प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं। ऐसी विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का जन्म हुआ जिन्होंने मुगल सत्ता को परेशानी में डाल दिया। अमीर या मनसबदारों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उनके बीच जागीर के तौर पर भूमि वितरित करने हेतु भूमि की कमी हो गई। औरंगजेब ने जागीर या बेजागीरी की बेतहाशा कमी की समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास के तहत जागीर से बड़ी आय से अभिलिखित करना और प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमीर ने किसानों पर दबाव डालकर अपनी जागीर से अधिक आय प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस कदम से मुगल शासन ने दोनों अमीर और बोझ से दबे किसान से दुश्मनी मोल ले ली। युद्धों, शासकों एवं अमीरों की विलासितापूर्ण जिंदगी, खलीशा, कुष्ठक्राउन, भूमि में कमी इत्यादि ने मिलकर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डाला। इसका परिणाम हुआ कि राज्य की आय इसके व्यय को पूरा नहीं कर सकी। बदतर आर्थिक स्थिति ने सभी वर्गों के लोगों, चाहे वे अमीर, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक या किसान हो, पर नकारात्मक प्रभाव डाला। दरबार में बढ़ती समूहों की शत्रुता सहित राजनीतिक निहितार्थों ने केंद्रीय प्रशासन एवं सेना को कमजोर किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं में कई गुना वृद्धि हुई। संक्षेप में मुगलों के पतन के कुछ मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, मुगलों की सरकार वैयक्तिक रूप से निरंकुश थी और इसलिए इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के चरित्र पर निर्भर थी। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक प्रभावहीन थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा की। दूसरा, उत्तराधिकारी के एक निश्चित कानून के अभाव के साथ सदैव उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुए। इसने सरकार के स्थायित्व को कमज़ोर किया और राष्ट्रभक्ति की कीमत पर बंटवारे को पोषित किया। तीसरा, शासकों के क्षय ने सच्चरित्रता का क्षय किया, जिसने आपसी युद्धों एवं झगड़ों को बढ़ावा दिया और साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। चौथा, सेना की बिगड़ती स्थिति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। पांचवा, साम्राज्य की सीमाएं बेहद व्यापक थी, जिसे कमज़ोर शासकों द्वारा संभालना मुश्किल हो गया। छठा, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया और उन्हें विद्रोह कर दिया। सातवां, औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह असफल रही और काफ़ी हद तक यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। आठवां, ईरानी और दुर्रानी साम्राज्यों के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में योगदान दिया। नवां, निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति का स्थिर होना और व्यापार एवं उद्योग में ह्रास आर्थिक पतन का कारण बना। 10वां, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिन्होंने भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया, ने भी मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय। मुगल प्रशासन प्रकृति में केंद्रीकृत था और इसकी सफलता काफ़ी हद तक शासक की शक्ति और कुलीनों, जमींदारों, जागीरदारों और प्रांतीय अधिकारियों को विनियमित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। वास्तव में यह सम्राट एवं अन्यों के बीच हितों एवं इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वय था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल शासक की सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ।
दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासन वित्तीय संकट एवं कुलीनों के बीच गुटीय शत्रुता, जिसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पाए, के कारण ढह गया। मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक स्वतंत्र शक्ति आधार बनाने लगे। उनमें से कई ने शासक की पूर्वानुमति से स्थानीय नियुक्तियां करनी शुरू कर दी और प्रांतों में राजवंशीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर सम्राट के प्रति भेंट भेजकर अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्वतंत्र शक्ति प्राप्त कर ली थी। 1724 में दक्कन में निजाम उल मुल्क के साथ शुरू होकर लगभग 1740 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा कोष्टक के पूर्वी प्रांत भी दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गए, जिसके बाद 1750 में गुजरात और सिंध तथा 1754 में अवध में ऐसा ही हुआ। दिल्ली के नज़दीक फर्रुखाबाद एवं रोहिलखंड में स्वतंत्र पठान राजवंश शासन करते थे, लेकिन वापस लौटे राजपूतों के गठबंधन को औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। सुदूर दक्षिण में साहसी हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य को बेहद शक्तिशाली बना दिया। कई छोटी छोटी रियासतें देश के दक्षिणी क्षेत्र में शासन कर रही थीं। इस प्रकार मुगल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की 3 मुख्य श्रेणियां उदित हुईं। पहला, उत्तराधिकारी राज्य, जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। दूसरा, स्वतंत्र राज्य, जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए, नामत, मैसूर, केरल, राजपूत राज्य। तीसरा, मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, जैसे मराठा राज्य, पंजाब राज्य, जाट राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, हैदराबाद, अवध एवं बंगाल मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। यह अलगाव या संबंध विच्छेद विभिन्न चरणों में हुआ। वैयक्तिक विद्रोह का अनुसरण शुरू में सामाजिक समूहों, समुदायों एवं अंततः पूरे क्षेत्र ने किया। इन प्रांतों में जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया एवं प्रांतीय गवर्नर्स, जिन्हें दिल्ली से मदद एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, ने स्थानीय अभिजात्य या कुलीन वर्गों से मदद प्राप्त करने का प्रयास किया। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। उन्होंने मात्र पूरी स्वायत्तता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। मुगल संस्थागत ढांचे के भीतर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। हैदराबाद, 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। यह गौरवशाली शुरुआत निजाम उल मुल्क, जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन थे, द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। निजाम उल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व व्यवस्था को सरल एवं कारगर बना दिया। दिल्ली में 1722 से 1724 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे कार्यकाल के बाद वह एक राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन लौट आया, जो व्यवहार में स्वतंत्र हो। यद्यपि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। प्रादेशिक अभिजातियों की संरचना ने इस स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान किया, जैसा कि कैरन लियोनार्ड ने हैदराबाद के राजनीतिक तंत्र के अपने अध्ययन में इसे प्रकट किया। राजस्व तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उसकी समझ बूझ भरी नीतियाँ थीं। लेकिन 1748 में उसकी मृत्यु ने हैदराबाद को मराठाओं और बाद में विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों एवं कपट योजनाओं के लिए खोल दिया। मराठाओं ने राज्य पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया और असहाय निवासियों पर चौथ आरोपित की। निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए खूनी जंग हुई।
डुप्ले के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने इस अवसर को अपने हित में प्रयोग करने के लिए एक समूह की दूसरे समूह के विरुद्ध मदद की। फ्रांसीसियों ने इसमें मुजफ्फर जंग की मदद की, जिसने बाद में फ्रांसीसियों को बड़ी धनराशि एवं कुछ क्षेत्र इनाम में दिए। बंगाल व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत ब्रैकेट मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल के नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। मुर्शीद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1770 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंट भेजने तक सीमित था। शुजा-उद-दीन 1727 में नवाब बना और अली वर्दी खां के 1739 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब रहा। 1756 में अपने दादा अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रनगर और कलकत्ता ब्रैकेट अब कोलकाता में फ्रांसीसी और अंग्रेज कारखानों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी। न ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेषाधिकार प्रदान किए। शासकों की प्रभुसत्ता तब भी बनी रही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग करके इसकी शक्ति का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि नवाबों को अपनी कमज़ोर एवं अल्प सेना तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों के एक नए चरण का सूत्रपात किया। अवध सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्तियों के समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया था, अपितु अपने किलों एवं सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सादत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई, जिन्हें प्रशासक एवं सेना में भी उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसमें सिख ज़्यादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग शामिल थे। स्वतंत्र राज्य राजपूत राज्य। राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में पीछे नहीं रहे। कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए मराठाओं या ब्रिटिश शक्ति से भिड़ सके। दिल्ली के साथ संबंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना उनकी पद्धति थी। उन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया और मुगल शासकों से आकर्षक एवं प्रभावशाली पद हासिल किए। मुगल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही। प्रत्येक राजपूत राज्य ने जब भी संभव हुआ अपने कमजोर पड़ोसी के शासन को हत्या कर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। यह नीति उन्होंने मुगल दरबार में भी अपनाई। अम्बेर के जय सिंह, जिन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पर शासन किया, एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक थे। मैसूर 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है।
परिणाम स्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया। जल्द ही वह 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री नरंजा राज को उखाड़ फेंकने में भी सफल हो गया। मैसूर राज्य की सीमाएं तब तक कनारा एवं मालाबार के समृद्ध तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थी। हैदर अली एक सच्चा विस्तारवादी को क्षेत्र में अन्य शक्तियों मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज़ों से भी भिड़ना पड़ा। 1769 में मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेज़ों को करारी शिकस्त दी। 1782 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। केरल 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने एक साथ मिलकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया। बड़ी संख्या में मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 तक इन राज्यों में शामिल कर लिया गया, लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के स्थायित्व के लिए विध्वंसक सिद्ध हुआ। हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार एवं कालीकट को मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया को छोड़ दिया गया। त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया, जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। डच को केरल से बाहर कर दिया गया और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। मार्तंड वर्मा की दृष्टि विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्य का विकास करना और सिंचाई एवं परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना था। उसके उत्तराधिकारी राम वर्मा, जो बेहद सृजनात्मक एवं विद्वान था, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया एवं त्रिवेंद्रम राजधानी को ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया। नवीन राज्य मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने 1707 की कालावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि वे एक ऐसी शक्तियों में से थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे, वे अपने एकता के अभाव और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। शाहू शिवाजी का पोता, जो 19 वर्षों तक सम्मानपूर्वक मुगलों की कैद में रहा, को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। शाह और ताराबाई उसकी ताई के बीच 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू विजयी हुआ। 1713 में शाहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था। नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर शाहू एवं अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिली और मुगलों की कैद से शाहू के परिवार के लोगों को रिहा किया गया तथा 6 मुगल प्रांतों वीदर, वरार, बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और खानदेश से चौथ एवं शरदेश मुखी वसूलने के अधिकार मराठाओं को प्राप्त हुए। इसके बदले में शाहू मुगल शासक फर्रुखसियर की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल देने, दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए भेंट देने पर सहमत हुआ। हालांकि बालाजी ने फर्रुखसियर को उखाड़ फेंकने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद बेहद शक्तिशाली हो गए और मराठा राजा ने प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम ने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला।
बाजीराव मराठा शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल हुआ। उत्तर में उसने 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने बुंदेलखंड पर भी कब्जा किया और दक्कन में पालखेड़ में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करने के अधिकार सुनिश्चित किए। 1733 में उसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान के नेतृत्व किया और उन्हें मुख्य भूमि से मार भगाया। बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर छापा मारा और मुग़ल शासक ने निजाम से मदद करने को कहा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया और संपूर्ण मालवा और नर्मदा तथा चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाध्य किया गया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा गया तथा दक्कन प्रांतों में चौथ एवं शरदेशमुखी वसूलने के अधिकार के अतिरिक्त अनुदान देने को बाध्य किया गया। इस प्रकार 1740 तक जब बाजीराव की मृत्यु हुई, मराठा केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गए थे, अपितु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। 1740 में पेशवा बने और 1761 तक उन्होंने शासन किया। वह अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा शाहू की मृत्यु के साथ बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यावहारिक शासक बन गए। उन्होंने पूना पेशवा का मुख्यालय में सरकार को स्थानांतरित किया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अंतर्गत भी निरंतर जारी रहा। बालाजीराव के अंतर्गत मराठा शक्ति ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके मध्य भारत पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण भारत पर पारस्परिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तरी भारत की ओर कूच किया और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित किया। इमाद उल मुल्क को मराठाओं के मौन समर्थन से मुग़ल दरबार में वजीर बना दिया गया, जो वास्तव में मुग़ल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे। बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मराठा और अफ़गानों के बीच झगड़े का जन्म हुआ और 1761 में पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पानीपत में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। मराठा सेना का अफ़गान की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था। जैसा कि अफ़गानी सेना पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित थी, सेनापति विश्वराय पेशवा का छोटा पुत्र और सदाशिव राव भाव पेशवा का चचेरा भाई सहित युद्ध भूमि में लगभग 28,000 मराठा मारे गए। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर स्वयं में भी काफ़ी समय तक जीवित नहीं रह पाए। पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत युद्ध में पराजय मराठाओं के लिए विध्वंसक साबित हुई, जिसने उनके अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। जैसा कि वे अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन इसी समय उसके मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने के कारण बगावत कर दी और अब्दाली को मजबूरन अफ़गानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजसी साम्राज्य ने अफ़गान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने का व्यर्थ प्रयास करते रहे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। युवा माधवराव 1761 में चौथे पेशवा के रूप में मराठा के भविष्य को अपने योग्य मंत्री नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समयावधि तक संभालने में सफल रहा। 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम को मुग़ल शासक बनने में मदद की, लेकिन माधवराव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकारी की लड़ाई ने पूना में केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों
बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा में विघटित हो गए। इनमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महादजी सिंधिया बेहद मेधावी थे। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूतों के साथ साथ अपनी प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महादजी सिंधिया की उस समय मृत्यु 1794 में हुई, जब यह प्रतीत होने लगा था कि वे साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। महादजी की मृत्यु अपूर्णीय क्षति थी और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा शक्ति के पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जाट कृषक दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शुरुआती असफलताओं के पश्चात चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहे, लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, अपितु राज्य की सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थी, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे शामिल थे। हालांकि जाट राज्य 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो चला। तत्पश्चात राज्य छोटे छोटे जमींदारों से नियंत्रित क्षेत्रों में बिखर गया, जो लूटपाट करते थे। सिख गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रणजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह शुक्र चकिया मिस्र के सरदार थे। रणजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। उसने 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज क्षेत्र पर अंग्रेज़ों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। रणजीत सिंह ने एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की। यूरोपियों की मदद से उसने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिकीकृत किया, लेकिन अपने साम्राज्य के नज़दीक रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने के दृष्टिगत रणजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमत हुए। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। उनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अंग्रेज़ों को सौंप दिया। रोहेला एवं वंगस पठान। रोहेलखंड एवं वंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की ओर अफ़गान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफ़गानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफ़गानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आव्रजन हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मोहम्मद खान ने उठाया और एक छोटे से राज्य रोहेलखंड की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय के गिरिपीठ में उत्तर में कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहेला एवं वंगस पठानों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद, एक अफ़गानी सैनिक, और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली जिले में एक छोटी एस्टेट को रोहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूरब में मोहम्मद खान वंगस, एक अन्य अफ़गानी साहसी, ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया
और बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। क्षेत्रीय राज्यतंत्रों की प्रकृति एवं सीमाएं। 18वीं शताब्दी के भारत में स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्रवार भिन्न भिन्न था। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों, जिनका उदय प्रांतों में हुआ, ने मुगल सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ कायम रखा। यद्यपि मुगल शासक ने प्रांतीय प्रशासन पर पहले जैसा नियंत्रण खो दिया था, तथापि प्रांतीय सत्ता पर उसकी छत्र छाया का महत्व अभी भी बना हुआ था। नवीन उदित क्षेत्रीय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया। यहाँ तक कि मराठाओं एवं सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने भी मुगल शासक या सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। प्रत्येक राज्य ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी प्रशासनिक संगठन एवं सेना को पुनर्गठित किया, परंतु इन राज्यों द्वारा प्रायः मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदीयमान राज व्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी और जमींदारों, व्यापारियों, स्थानीय कुलीनों एवं मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन की सत्ता एवं वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने के साथ कुलीनों एवं शासकों को आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान करके क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था के उदय एवं कार्यकरण में व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जमींदार एवं स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आए। प्रांतीय शासकों ने स्वयं के शासन को बनाए रखने के लिए इन विभिन्न स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे। उदाहरणार्थ, मैसूर के शासक ने स्थानीय मुखियाओं को मान्यता नहीं दी। इसे क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है। चूँकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय, प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने में असफल रहे, विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध एक अन्य कमजोरी थी, जिसमें किसी को भी प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ। ये राज्य मुगल साम्राज्य को नेस्त नाबूद करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से कोई भी अखिल भारतीय स्तर पर स्थायी राज्य व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं। 18वीं शताब्दी के भारत को अव्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता है। जैसा कि यह दो महान साम्राज्यों मुगल एवं ब्रिटिश के बीच का समय था। अभी तक इस शताब्दी को अंधा युग, डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता है। वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था। ना ही यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना वे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में बने। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से क्षीण हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना और ब्रिटिश शक्ति का उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। मुगल से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपराओं की निरंतरता विशिष्ट एवं विलक्षण थी, लेकिन इन तीनों राज्य व्यवस्थाओं के बीच अंतर समान रूप से असाधारण एवं आश्चर्यजनक थे। कई मामलों में उत्तराधिकारी राज्य स्थायी राज्य व्यवस्था वाले सिद्ध हुए। मराठा, जो मुगलों की बर्बादी कर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, बाहरी चुनौतियों एवं आंतरिक कमजोरियों के संयोग के कारण उफनती ब्रिटिश शक्ति के समक्ष टिक पाने में असफल हो गए। यह सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका। बढ़ती राजस्व मांग, अधिकारियों के अत्याचारों, कुलीनों की लालसा एवं लालच, जमींदारों की अनियंत्रित लगान वसूली और निरंतर युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता को भयानक शोषण एवं अत्याचार सहने पड़े। किसान निर्धन, पिछड़े एवं शोषित बने रहे और जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहे थे, जबकि धनी एवं शक्तिशाली वर्ग विलासिता एवं ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्थिक स्थिति। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम या ग्राम समुदाय
अभी भी आत्मनिर्भर एवं स्वशासित थी, जो अपनी सभी स्थानीय ज़रूरतों को पूरा कर लेती थी। राज्य के साथ इसका संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते, ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की इस अपरिवर्तनीयता ने यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसने विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर एवं गुजरात का सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर एवं आगरा के उत्कृष्ट ऊनी शॉल एवं कालीन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत एवं विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ और दक्षिण भारत में चिट्टी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूहों के साथ उदय हुआ और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग व्यवहारों के व्यापक प्रयोग ने व्यापार एवं वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विकास ने इस बात के संकेत दिए कि पूंजीवाद के तीव्र विकास हेतु यहाँ कुछ पूर्व दशाएं मौजूद थीं। शैक्षिक स्थिति। शिक्षा व्यवस्था परंपरागत थी और पश्चिम में तीव्र विकास से अनभिज्ञ थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन की उपेक्षा की गई और साहित्य, विधि, धर्म, तर्क एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी, लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी। नवाब, राजा और धनी जमींदारों ने उच्च शिक्षा के संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच संस्कृत अधिगम पर आधारित थी, जबकि फारसी शिक्षा तात्कालिक समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि यह गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता का औसत बाद के ब्रिटिश शासन से बेहतर था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1813 में लिखा कि सामान्य तौर पर भारतीय पढ़ने लिखने एवं गणित में यूरोप में किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहद प्रतिभा रखते हैं। हालांकि उच्च वर्गों की महिलाओं को छोड़कर महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई। महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान दिया जाता था, लेकिन समानता नहीं दी गई थी। भारत में पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था केरल जैसे कुछ हिस्सों में महिलाओं को बेहद न्यून वैयक्तिकता हासिल थी। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी थे, जबकि उच्च वर्ग की महिला पर घर पर रहती थी। निम्न वर्ग की महिलाएं परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए खेतों एवं घर के बाहर काम करती थीं। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा आम थी। यद्यपि गरीब परिवारों की महिलाएं आजीविका के लिए घर से बाहर काम करने के लिए जाती थी तो इसका पालन नहीं करती थी। सती, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी शोषक सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं ने महिलाओं के प्रगति में बाधा डाली। हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल एवं राजपूताना में व्यापक थी। सांस्कृतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णता के कुछ परिलक्षण दिखाई दिए। पूर्व की शताब्दियों के साथ सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी गई और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ना थी और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम से बेहद पीछे छूट गए थे। भारतीय सोच परंपरा से बंधी हुई थी और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का घर बनी हुई थी। अधिकतर भारतीय शासकों ने सैन्य प्रशिक्षण, आयुध एवं युद्ध कला की तकनीकों के अलावा
पश्चिमी चीज़ों में रुचि नहीं दिखाई। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत दृष्टिगोचर हुए। 18वीं शताब्दी के दौरान उदाहरणार्थ हिंदी, मलयालम एवं सिंधी के साथ उर्दू भाषा एवं काव्य भी फला फूला। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द इस समय के भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता थी। दास्ता की व्यापकता एक अन्य सामाजिक बुराई थी। व्यापक रूप से कहा जाए तो दासों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, घरेलू दास और कृषि दास। कृषि दास को भूमि की बिक्री के साथ नए स्वामी को बेच दिया जाता था। यूरोपीय यात्रियों एवं प्रशासकों ने भारत में दास्ता या दास प्रथा की व्यापकता को प्रमाणित किया। आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यंत निर्धनता ने लोगों को अपने बच्चे बेचने को मजबूर किया। राजपूत, खत्री एवं कायस्थ परिवार घरेलू कार्य के लिए दास महिलाओं को रखते थे। हालांकि भारत में दासों की स्थिति अमेरिका एवं यूरोप के दासों से बेहतर थी। दासों को सामान्यतः परिवार के वंशानुगत नौकर के तौर पर देखा जाता था। दासों को आपस में विवाह करने की अनुमति थी और उनके बच्चों को स्वतंत्र नागरिक समझा जाता था। भारत में यूरोपियों के आगमन पर, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों के आने से दास्ता एवं दास व्यापार को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। 1752 में दासों की नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया। कला एवं स्थापत्य। दिल्ली में कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संरक्षण के अभाव में संबद्ध प्रतिभाएं हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि नए राज्यों की ओर कूच कर गईं। अशरफ उद दौला ने 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए एक भवन का निर्माण किया। इसमें सहारे के लिए किसी भी प्रकार के स्तंभ का न होना ने इसे स्थापत्य के दृष्टिकोण से बेहद खास बना दिया। सवाई जय सिंह (1686 से 1743) ने भारत में सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। इसमें जयपुर, नई दिल्ली एवं बनारस की वेधशालाएं शामिल हैं। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख तीर्थ स्थान का नवीनीकरण किया और इसके निचले आधे हिस्से को मार्बल से सज्जित किया तथा ऊपरी आधे हिस्से को तांबे से तैयार कर उस पर सोने की पतली परत चढ़वाई और इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमियों, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी देशी बोलियों का बेहद विकास हुआ। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना की और बाइबल का देसी संस्करण निकाला। जिजेनबर्ग, एक दानिश मिशनरी, ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया। इन मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया। बंगाल में बपश्चिमा दाता मिशनरियों केरी, वार्ड एवं मार्शमैन ने सैरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और बाइबिल की एक बंगाली संस्करण का प्रकाशित किया। इस प्रकार हमने स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास अध्याय 4 ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।